एरिक जो अपनी कार में हताश होकर बैठा हुआ है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आगे क्या कदम उठाए। इसीलिए वो अपनी कार वहीं छोड़कर घर में चला गया। खुद की इसी टेंशन को दूर करने के लिए वो शराब का सहारा लेने लगा। वहीं दूसरी ओर हम 3 और लोगों को देखते हैं जो दरअसल चोर हैं, पर तीनों ही बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि अभी भी इन्होंने एक बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया है और अभी इस देश में आर्थिक स्थिति का ऐसा दौर चल रहा है कि लोगों को अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वो एक दूसरे को बेचना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। जब ये लोग लूट मचा रहे थे तो हेनरी का भाई पीछे ही छूट जाता है और वो अब जिद पे है कि उसे वापस लेने के लिए जाया जाए क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। लेकिन कैल्विन जो गाड़ी चला रहा है और एंडी जो कि पीछे बैठा है, जो दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी क्योंकि जिनके पैसे उन्होंने लूटे हैं वो बहुत बड़ा माफिया है। पर हेनरी इस बात से ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो तेज तेज बहस करने लगता है। इस चक्कर में उसके पीछे बैठे एंडी से लड़ाई हो गई और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई और हाथापाई तक पहुंच जाती और इसे दूर करने के चक्कर में कैल्विन से हो जाती है कार क्रैश। जब इनको होश आया तो सबसे पहले कार से एंड्रिच बाहर आया। उसने देखा कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है तो वो उस पैसों से भरा बैग को लेकर उसमें चला गया और स्टार्ट करते टाइम कैल्विन ने अपने साथी को लेकर बाहर आता है जो काफी घायल हो चुका है। लेकिन फिर भी वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ता बल्कि वो उसे लेकर आया। फिर तीनों उस कार में बैठकर वहां से फुर हो गए। क्रैश की आवाज को सुनकर सभी लोग बाहर आए और इसमें एरिक भी था, पर सभी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसे ज्यादा पड़ा क्योंकि जिस कार से वो लेकर भागे थे वो उसी की थी और अब एरिक को अपनी वही कार चाहिए था और इसीलिए वो उनकी छोड़ी गई गाड़ी को लेकर उनके पीछे लग गया। इधर ये तीनों अब तेजी से बॉर्डर के पास जा रहे थे ताकि पैसों को लेकर वहां से निकल जाए। जब उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक दूसरी गाड़ी आ रही है तो थोड़ा सोच में पड़ गए, पर फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन अब कैल्विन ने इन्हें बताया कि ये तो हमारी ही कार है तो वो सभी चौंक गए, ये कौन लग गया है उनके पीछे। एरिक तेजी से इनके पीछे आता और एक समय पर तो एकदम साइड से चिपका देता है। तब एरिक उस पर बंदूक तान देता है पर वो उससे भी नहीं डरा और तब जाकर इन्होंने अपनी कार को रोका और पूछा कि उसे क्या चाहिए। वो उनके करीब आकर बस इतना कहता है कि उसे उसकी कार वापस चाहिए। लेकिन तभी एंड्रिच उससे बदतमीजी करने लगता है, उसे माँ बहन की गाली देने लगता है। ये सुनकर आ जाता है उसे गुस्सा और फिर दोनों में शुरू हो जाती है लड़ाई, जो देखकर कैल्विन पीछे से एंड्रिच पर हमला करता है। इससे वो वहीं बेहोश हो गया और ये लोग कार लेकर वहां से निकल गए। दूसरी तरफ हमने एक सोल्जर को देखा जो बड़ी ही बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा है। हम रे को देखते हैं, ये असल में हेनरी का भाई है जिसकी बात वो कर रहा था। अब यहाँ क्या हुआ था ये तो हमें नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि ये उसी लूट का एक छोटा सा पार्ट हो। असल में उन्होंने सिर्फ पैसा ही लूटा है या फिर कुछ और, ये तो कहानी में आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल अभी रे जैसे तैसे करके खड़ा होता है और ऐसा नहीं है कि वो जख्मी नहीं है, वो बुरी तरह से घायल है लेकिन फिर भी वो चल पाता है। लेकिन वो सोल्जर वहीं अपना दम तोड़ देता है। रे को वहीं एक मिलिट्री ट्रक खड़ी मिली जो लेकर वो वहां से निकल गया और इस बीच हमने एरिक को देखा जो उसी रास्ते पर चल रहा था जहां से उसकी कार गई थी। वहां उसे कुछ खंडर जैसा दिखा जिसके अंदर जब वो गया तो वहां 2 शख्स थे जिनकी हालत बहुत बेकार थी। वो उनसे उसी कार के बारे में पूछता है तो वो साफ इनकार करते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तो हताश होकर एरिक बाहर आ गया और तभी उसकी नजर पड़ी पास के ही पेशाब कर रहे एक शख्स पर। न जाने क्यों पर उसे ऐसा लगा कि शायद उसे कुछ पता होगा, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे उस घर में घुस गया। लेकिन अंदर का मंजर तो जहन्नुम जैसा था। वहां पर अनगिनत शराबी पड़े थे जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, सब के सब नशे में सो रहे थे। उन्हीं के बीच में एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की होगी, वो बैठा उसी हालत को देखकर एरिक समझ गया कि यहाँ क्या चल रहा है। पर उसे इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज के दौर में ये बहुत ही आम हो गया है। उसने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें इस रंग की कोई कार देखी यहाँ से जाते हुए? उसने ना में जवाब दिया, पर इतना जरूर कहा कि हो सकता है कि दादी ने देखा हो, अंदर जाकर उनसे पूछ लो। वो अंदर गया तो वहां एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास बैठी थी। तो उसने एरिक को देखा तो अजीब से मुंह के साथ सवाल पे सवाल करने लगी। पर एरिक का सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तुमने इस रंग की कार देखी है? और यहाँ उसने भी वही ना में जवाब दिया। बार बार उसका नाम पूछती है वो और कहती है कि क्या उस लड़के के साथ सोना चाहता है, अगर हाँ तो उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। एरिक को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए वो बाहर आ गया। तभी उसकी नजर पड़ी और लड़कों पर जिनके बीच एक बौना आदमी बैठा था। वो उससे भी वही सवाल करता है पर उसका भी सेम जवाब था। एरिक को पता था इन लोगों के पास बंदूक वगैरह मिल सकती है, इसीलिए वो उसे बंदूक का सौदा करने का बोला। बौना आदमी मान गया और वहां से लेकर उसे एक ट्रक के पास गया।
जहां कोठरी से उसने बंदूक निकाल कर दी और बताया कि उसे $400 देने होंगे, वो भी अमेरिकन। एरिक बंदूक को पूरी तरह से चेक कर, लेकिन इसकी गोली से सच में लोग मरते हैं या फिर नहीं ये पता लगाने के लिए उसने उस बौने को ही उड़ा दिया। और इसके बाद वो उस बंदूक को लेकर वापस उसी लेडी के पास आया और इस बारी वो उसे कुछ और सवाल करती है, लेकिन एरिक उसके ऊपर बंदूक तानता है और बोलता है इस बारी वो सच बोले, क्या उसने किसी कार को देखा है? इस बारी वो बोली कि हाँ, लेकिन वो इतनी तेज थी कि वो ज्यादा कुछ देख नहीं पाई। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए वो कार इतनी जरूरी क्यों है? क्या उसमें कुछ कीमती सामान है या फिर तुम्हारे किसी अपने का दिल उसमें बसता है? आखिर इतना परेशान क्यों हो तुम? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? इन सवालों से एरिक का जी बेचैन हो गया। वो वहां से बाहर आया, लेकिन जब बाहर आया जिस कार से वो आया था उस पर खून के धब्बे दिखे मिले और वो सतर्क हो गया। लेकिन अगले ही पल वहां रे आ गया जो उसे कहने लगा, क्या तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है? ये कार तो उसकी है। एरिक फौरन एक घूसा मारकर उसे नीचे गिरा देता और पूछने लगा कि कहाँ है उसका भाई, बताओ मुझे। पर रे तो इतना ज्यादा घायल हो चुका था, उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे और ना ही उसे एरिक का सवाल का जवाब पता है। वो तो खुद अपने भाई को ढूंढ रहा है, उसे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर है? तो एरिक दोबारा से वही उसी दुकान पर जाता है जहां वो सबसे पहले गया था। वहां जाकर उसने उन दोनों आदमियों से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ दवाइयां हैं, क्योंकि मुझे मेरा एक साथी घायल है। तो उन्होंने उस पर बंदूक तान दी और कहा कि हम तभी कुछ बताएंगे जब तुम यहाँ से कुछ खरीदोगे। एरिक ने एक फूड कैन लिया, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही एक डॉक्टर है, तुम वहां जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। अब वो कार लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसने रे को साइड वाली सीट पर बैठाया और इस बीच उसने उसे बातें करना शुरू कर दी। वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। रात होते होते वो उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उसने गेट खटखटाया तो वहां किसी की कोई हलचल नहीं, बल्कि दूसरे साइड पर एक लेडी बंदूक लेकर आ गई। उसे पूछा कि आखिर वो यहाँ किस लिए आया। एरिक ने अपनी बंदूक नीचे की और बताया कि उसका एक साथी घायल है, उसे इलाज की जरूरत है, क्या वो उसकी मदद करेगी? सुजैन ने उसे अंदर लाने को कहा और उसके घावों पर टाके लगाने शुरू कर दिए और ऐसा करने में उसकी एक साथी ने मदद की जो उसके साथ ही रहता है। इस बीच एरिक बाहर जाकर अपने आप को साफ करता है। उस दौरान सुना कि साइड वाले कमरे में कुछ आवाजें आ रही। जब वो गेट को खोलता है तो अंदर ढेरों कुत्ते थे जिन्हें यहाँ पर सुजैन ने बंद करके रखा था। अब पहले तो उसे कुछ और लगा, लेकिन बाद में जब वहां सुजैन आई तो उसने बताया कि ये सारे कुत्ते नहीं है, बल्कि यहाँ इनके मालिकों ने इन्हें छोड़ दिया है। उनके पास खुद कुछ खाने को नहीं है तो वो इन्हें क्या खिलाएंगे? ऐसा दौर आ गया है कि वो इन्हें बाहर भी नहीं छोड़ सकते, वरना इंसान इन्हें खा जाएंगे, और इसीलिए मैं इन्हें अपने पास रखती हूँ, जितना हो सकता है ख्याल रखती हूँ। इनका एरिक उसे ये चीज पसंद आती है। वो उसे बोली, तुम जाकर अपने साथी को देख सकते हो। पर एरिक बिना कुछ बोले बाहर चला गया। सुबह जब हुई तो हमने देखा रे को होश आ चुका है, पर इससे पहले वो वहां से जाता एरिक वहां पहुंचा और इसके सर पर बंदूक तान कर बोला, मुझे बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है इस समय पर? रे को खुद नहीं पता, लेकिन हाँ वो इतना जरूर बता सकता है कि वो किस जगह पर गया होगा। दक्षिण की तरफ उसका घर है तो शायद वो वहीं जाए। इतने में बाहर किसी के आने की आवाज आई। दरअसल ये वही लोग थे जिसके आदमी को एरिक ने मारा था, तो वो उसे बदला लेने के लिए आए हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जैसे कि ये भी हम देख सकते हैं कि हर तरफ बस बीहड़ ही बीहड़ है, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं बचा। कुछ गैंग है जो अपना कब्जा चला रही है और ऐसे ही उस लेडी की भी एक गैंग थी। जब एरिक ने उन लोगों को देखा तो तुरंत समझ गया कि ये किसके लिए यहाँ पर आए। पहले वो सुजैन को, साथी को उनके पास भेजता है बात करने के लिए। हो सकता है कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन उन्होंने तो उसे मार डाला है, जिस चीज को देखकर सुजैन रोने लगती है, क्योंकि वो उसका पति था और अब उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब एरिक ने उससे उसकी बंदूक मांगी, फिर एक एक करके उन सभी को मारने लगा। उधर से भी गोलीबारी होने लगी, लेकिन अंत में उनका सफाया हो गया। पर सुजैन अब एरिक पर गुस्सा करना शुरू करती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करके आया है। एरिक उस पर ही चढ़ जाता है और उसे बड़ी ही बदतमीजी से कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। वो रे को लेकर वहां से निकल जाता है दक्षिण की तरफ। पूरा रास्ता काफी खतरनाक था। इन्हें जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से खतरा है, क्योंकि अब वो खुद जानवर बन चुके हैं। रे की जब आंख खुली तो उसने एरिक से कहा कि उन्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए क्योंकि वो थक गया है, पर एरिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार चलाता रहा। जब अंधेरा होना शुरू हो गया तब जाकर वो एक होटल में रुकता है जहाँ बहुत ही कम लोग थे। वहां रे ने उसे कहा उसे भूख लगी है। ये सुन एरिक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसे गिरबान पकड़कर बोला, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया हूँ? मुझे तेरे भाई की लोकेशन चाहिए, क्योंकि जो चीज मेरी वो लेकर गया है वो उन तीनों की जान से भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए जल्दी से अपने भाई का पता लगाओ। पर रे को पता ही नहीं था
बस वो इतना कहता है कि उसका घर दक्षिण की तरफ है। अब एरिक बाहर आकर अपनी बंदूक की सारी गोलियां निकाल देता है और इस बीच रे पास में रहने वाले लोगों से जिस बारे में पूछना शुरू करता है उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि ये जगह कौन सी है। जो जानकारी लेकर वो एरिक के पास आया और उसे कहता है कि अब वो अपने ऊपर काबू खो चुका है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। एरिक ने जवाब में कहा कि तुम मेरी मत सोचो, अपनी सोचो। तुम्हें तुम्हारा भाई मरने के लिए छोड़कर चला गया क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से प्यार है, तुमसे नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं मिला होता तो तुम मर चुके होते। लेकिन रे उसकी बातों को काटते हुए बोलता है उसका भाई कभी ऐसा नहीं करेगा, हो सकता है कि वो जल्दी में होगा उस दिन। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर जा रहा हूँ? ताकि वहां जाकर तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को मार सकूं। पर इतना याद रखना, अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और रे अपने रूम में आ गया। उसके मन में एक डाउट पैदा कर दिया था, उसे अब अपने ऊपर ही तरस आने लगा है, इसीलिए वो पास रखी बंदूक के पास गया। उसमें तो गोलियां ही नहीं थी, पर रे के जेब में कुछ बुलेट थी जो उसने उस मिलिट्री ट्रक से चुराई थी। वो उसमें उन्हें लगा देता है और फिर उस बंदूक को अपने हाथ में लेकर बैठ गया। तभी गेट पर नॉक होता है और लगातार होती रहती है और तब उसने गोली चला दी और सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसने गेट खोला तो वहां एक बच्ची थी जो उसके लिए कंबल लेकर आई थी, पर रे ने तो उसे ही शूट करके मार दिया था। इस चीज को करने के लिए वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से उस पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। दरअसल ये मिलिट्री वाले थे जो उसे पकड़ने के लिए आए थे। उन्हें पता चल गया है कि वो यहीं पर छुपा है, पर जैसे ही गोली चली रे दीवार के पीछे छुप गया। उसकी बंदूक में जितनी गोली थी सब कुछ उसने चला दी और फिर वहीं बैठ गया। लेकिन जब वहां एरिक आया तो उसने देखा कि एक मिलिट्री ट्रक आई है जो रे पर हमला कर रही है। उसने उन सोल्जर को मारना शुरू कर दिया क्योंकि अभी के लिए रे की जान ज्यादा जरूरी है। अगर वो मर गया तो उसकी कार कभी मिलेगी नहीं और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उस कार में ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतना ज्यादा पागल है। सोल्जर को मारने के बाद वो फौरन अंदर जाता और बोला हमें यहाँ से निकलना होगा, अब ये जगह सेफ नहीं है। ये दोनों ही यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। एक लंबा सफर करके जब ये एक जगह पर रुके तो वहां रे ने एरिक को बताया, मैंने पिछले होटल के लोगों से पूछा था इस जगह के बारे में तो उन्होंने मुझसे काफी कुछ बताया, जिससे मैंने अंदाजा लगाया जहां हमें जाना है वो जगह यहाँ से 300 मील की दूरी पर है, यानी कि हमें तकरीबन 8 घंटे लगेंगे। मेरा भाई वहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन एरिक को उसके भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगर वो वहां नहीं मिला तो मेरी बात याद है ना तुम्हें? रे ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मुझे मेरा भाई पर पूरा भरोसा है क्योंकि अगले 2 हफ्तों के लिए वो वहीं पर रुकने वाला है, ऐसा उसने मुझे कहा था, वो भी काफी सीरियस होकर। तो मेरा यकीन करो वो वहीं मिलेगा। सुबह रे की आंख पहले खुल गई तो वो बाहर चला गया, लेकिन जब एरिक ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सोल्जर थे जो उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आते हैं। जहां बैठा एक ऑफिसर उसे बताता है वो उसे सिडनी भेज रहा है क्योंकि उसने एक सोल्जर को मारा है। ये सुन एरिक ने हैरानी से पूछा, अरे तो क्या तुम मुझे गोली नहीं मारने वाले थे? ऑफिसर ने कहा कि नहीं, हम किसी को गोली नहीं मार रहे थे बल्कि उन्हें सिडनी भेज रहे थे क्योंकि यही हमारा प्रोटोकॉल है। जो सुन रे हंस पड़ा और कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या किया, मैंने अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है, फिर उन्हें उनकी लाश के टुकड़े करके उसे जमीन में गाड़ दिया। इस चीज की कोई बात नहीं कर रहा है, क्या यही तुम लोगों का कानून है? इतने में अचानक वहां पर रे आकर उस ऑफिसर को मार देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। तब वो एरिक को लेकर बाहर आया जहाँ उसने कुछ और सोल्जर को मार गिराया। वो उसे बताता है वो सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आया था। वही लगी फेंसिंग को पार करके बड़ी ही मुश्किल से ये नीचे होकर बाहर आता है। इन सब चीजों से एरिक को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो खुद रे भी समझ नहीं पा रहा है। वो उसे पूरे रास्ते ढेर सारे सवाल करता है लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि वो उसे थोड़ी देर के लिए कार चलाने को कहता है, लेकिन एरिक उसके लिए भी मना करता है, जिससे रे को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा उससे सवाल करता है लेकिन कभी वो उसे कोई ढंग का जवाब नहीं देता। वो खुद अपने बारे में बताता रहता है, जैसे आज उसने बताया वो एक किसान का बेटा है, बचपन से खेती करते हुए आ रहा है, उसे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने में उसका घाव जलने लगता है तो एरिक कार को रोककर उसके जख्मों पर पानी डालता है जिससे उसे थोड़ा सुकून मिले। इनका पेट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन जब ये गैस स्टेशन गए तो वहां का मालिक ने तेल देने से मना कर दिया क्योंकि सिर्फ अमेरिकन डॉलर वो लेता है जो एरिक के पास नहीं है। तभी रे आकर उसे पैसे दे देता है। उसके पास काफी सारे अमेरिकन डॉलर थे जिनकी मदद से वो कुछ बुलेट भी लेता है एरिक के लिए। अब दोनों फिर से कार का सफर शुरू करते हैं और फाइनली शाम होते होते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें हेनरी मिलेगा। लेकिन वो जगह खतरनाक फेंसिंग से घिरी हुई है, इसीलिए रात में जाने का प्लान करते हैं। जब रात हुई तो रे ने उसे पूछा कि वो हेनरी के साथ क्या करेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आकर सो गया। कुछ देर बाद रे भी उसके पास सो जाता है। तब एरिक को समझ में आता है कि असल में रे अपने भाई के जैसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, उसे लोगों की मदद करना पसंद है। खैर अब सुबह हुई तो ये लोग उस गांव में जाते हैं जहां कार को लेकर
वहीं एक घर के बाहर एरिक को अपनी कार खड़ी मिली। वो अंदर जाकर फौरन बैठ गया, जो देख रे कहने लगा, अरे तुम अंदर जाकर क्यों बैठ गए? और फिर वो बाहर आ गया और घर के अंदर झांकते हुए बोला कि सब के सब अभी सो रहे हैं, तो एक काम करो, तुम जाओ अपने भाई के पास और मैं जाता हूँ कैल्विन और एनरिच के पास। उसने ऐसा किया, वो सीधा अपने भाई के पास गया और बंदूक तानते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए थे? हेनरिक अपने भाई को देखकर खुश था कि वो जिंदा है, लेकिन वो उसके इस बर्ताव से नाखुश भी था क्योंकि उसने उसके ऊपर बंदूक तान रखी थी, इसीलिए वो भी बंदूक को तान देता और इसी हड़बड़ी में गोली चल गई। अब यहाँ रे का निशाना चूक जाता है, लेकिन हेनरी का नहीं। गोली जाकर रे के गले पर लगी, जो देखकर वहीं खड़ा एरिक कैल्विन और एनरिच को शूट करके मार देता है और फिर हेनरी के पास आकर पूछता है, तुमने अपने भाई को क्यों मारा? उसने उसे रोते हुए पूछा कि तुमने मेरे मासूम भाई के साथ क्या किया? इतना कहकर वो उसके पास आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, एरिक उसे शूट करके खत्म कर देता है। उसके पास ही एक ओल्ड मैन ही बैठा था। एरिक उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। वो रोने लग गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि रे की मौत हो, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। वो इतने समय उसके साथ रहा और एक बारी भी उसने कोशिश नहीं की उसे मारने की, वरना जितना जुल्म उसने उसके साथ किया है, कोई होता तो गलत कदम जरूर उठाता। अब वो अपनी कार लेकर वहां से निकल गया और बस चलता ही चला गया। जब वो एक सुनसान बीहल में पहुंचा तो उसने कार को रोका। कुछ देर वो अंदर बैठा रहा और फिर बाहर आया। उसने अपनी कार की डिग्गी को खोला, उसके अंदर एक ऐसी चीज को निकाला जो आपके सारे सवालों के जवाब देगी। ये दरअसल उसके कुत्ते की लाश थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसने खुद की जान बाजी सिर्फ एक लाश को बचाने के लिए लगा दी। वो अपने कुत्ते की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कदम को उठा पाए। तभी इन लोगों ने उसकी कार चुरा ली, लेकिन अब वो इस काम को पूरा जरूर करेगा। इस कहानी में ये चीज दिखाई गई है कि एक ऐसा समय आएगा जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, लेकिन सिर्फ जानवर ही आपका साथ देंगे। लेकिन इस कलयुग में कुछ रे जैसे लोग भी हैं जो उस मोहब्बत की दुकान को खोलने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।